विलियम डगलस द्वारा लिखी गई एक आत्मकथात्मक कहानी जिसका नाम है डीप वाटर। तो कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहां इस डर की असल नींव रखी गई। कैलिफोर्निया वाला किस्सा। हाँ, बात तब की है जब विलियम डगलस मुश्किल से 3 या 4 साल के रहे होंगे। वे अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के एक समुद्र तट पर गए थे। जो कि किसी भी बच्चे के लिए एक मजेदार अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वहां लहरें आ रही थीं और अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई जिसने उस छोटे से बच्चे को जोर से धक्का दिया। ओह। वे पानी के नीचे गिर गए और कुछ पलों के लिए उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। मतलब बस चंद सेकंड्स की बात थी, लेकिन उसी एक पल ने हमेशा के लिए उनके मन में पानी का एक खौफनाक डर बैठा दिया। यहाँ सबसे अधिक रोमांचित करने वाली बात यह है कि कोई भी फोबिया रातों रात नहीं बनता। उसकी जड़ें अतीत में बहुत गहरी होती हैं। हाँ, और अब इससे पढ़कर मेरे मन में एक अजीब सी तुलना आ रही है। कैसी तुलना? क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे बचपन में किसी बच्चे को गलती से किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए? अच्छा उदाहरण है ना? भले वो कुछ मिनटों के लिए क्यों ना हो, लेकिन फिर जिंदगी भर के लिए उसे अंधेरे से खौफ हो जाता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि बचपन का दिमाग, जो भी ठीक से विकसित भी नहीं हुआ है, जो दुनियादारी नहीं समझता, वो इन चीजों को इतनी गहराई से कैसे दर्ज कर लेता है कि वो जीवन भर का फोबिया बन जाए। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में छिपा है। देखिए, बचपन में इंसान का दिमाग एक स्पंज की तरह काम करता है। स्पंज की तरह? हाँ, जब बच्चा 3 या 4 साल का होता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क करता है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो पूरी तरह विकसित नहीं होता। मतलब बच्चा ये नहीं सोच सकता कि अरे ये तो सिर्फ पानी है, मेरे पिता मेरे पास ही खड़े हैं, मैं सुरक्षित हूँ। बिल्कुल, तर्क करने की क्षमता वहाँ होती ही नहीं है। लेकिन दिमाग का दूसरा हिस्सा जो खतरे को भांपता है और जिसे अमिगडला कहते हैं, वो जन्म से ही पूरी तरह सक्रिय होता है। अमिगडला मतलब हमारा अलार्म सिस्टम? एकदम सही, वो हमारा आदिम अलार्म सिस्टम है। तो जब उस बच्चे के ऊपर से लहर गुजरी और उसकी सांस रुकी, तो अमिगडला ने इसे सिर्फ पानी के रूप में दर्ज नहीं किया। तो फिर किस रूप में किया? उसने इसे सीधे मौत के साक्षात खतरे के रूप में दर्ज किया। ओह बाप रे! तो ये कोई सामान्य याद नहीं थी, ये एक सर्वाइवल कोड था जो दिमाग में छप गया। बिल्कुल। अमिगडाला ने तुरंत एक नियम बना लिया कि पानी का मतलब है मौत, और ये नियम सीधे इंसान के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से बैठ जाता है कि सालों बाद भी पानी देखते ही वो अलार्म फिर से बजने लगता है। मतलब दिमाग तर्क सुनना बंद कर देता है। हाँ, और शरीर को अलर्ट कर देता है कि भागो नहीं तो मारे जाओगे। और यहीं से ये केस स्टडी वास्तव में बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि डगलस ने इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं रहने दिया। उन्होंने इसका सामना करने की सोची। हाँ, जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने एक बहुत ही तार्किक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे तैराकी सीखेंगे और इस डर को हराएंगे। इसके लिए उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल को चुना, जो कि एक समझदारी भरा कदम था। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षित जगह थी। किनारे पर पानी केवल 2 या 3 फीट गहरा था। यह उनके विकसित होते प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम था। उन्होंने तर्क का इस्तेमाल करके एक सुरक्षित माहौल चुना ताकि वे अपने अमिगडाला को शांत कर सकें। यहाँ कहानी वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी तार्किक योजना को एक भयानक दुस्वप्न में बदल दिया। वह लड़कों वाला हादसा। हाँ, एक दिन वे पूल के किनारे अकेले बैठे थे। तभी एक बड़ा हट्टा-कट्टा लड़का वहां आया और उसने महज एक भद्दे मजाक के रूप में डगलस को उठाया और सीधे गहरे पानी वाले हिस्से में फेंक दिया। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। जरा सोचिए, जो इंसान अपने डर को मिटाने के लिए एक सबसे सुरक्षित जगह पर गया था, उसे उसी जगह पर मौत के सबसे करीब धकेल दिया गया। ये किसी भयानक सपने के सच होने जैसा है। बिल्कुल, और मनोविज्ञान की भाषा में इसे रीट्रॉमेटाइजेशन कहा जाता है। रीट्रॉमेटाइजेशन थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। देखिए, जब आप अपने पुराने ट्रॉमा से उभरने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को बहुत मुश्किल से यह समझाते हैं कि अब मैं सुरक्षित हूँ। जैसे डगलस ने खुद को समझाया YMCA पूल में। एग्जैक्टली। लेकिन तभी अगर कोई घटना घट जाए जो ठीक उसी पुराने डर को वापस ले आए, तो दिमाग कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। ओह, मतलब दिमाग का वो पुराना अलार्म फिर से बज उठता है। बहुत जोर से। YMCA पूल में जब वे गिरे तो कैलिफोर्निया बीच वाला वो 3 साल की उम्र का डर वापस आ गया। लेकिन इस बार ये कोई छोटी लहर नहीं थी, इस बार खतरा बिल्कुल असली था। हाँ, पानी गहरा था। उनका दिमाग 100 गुना अधिक झटके में था, क्योंकि जिस जगह को उन्होंने सुरक्षित माना था उसी ने उन्हें धोखा दे दिया। और जो विवरण उन्होंने अपने इस डूबने का अनुभव का दिया है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वे पानी के नीचे जा रहे थे, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। उन्होंने एक योजना भी बनाई थी, है ना? हाँ, उन्होंने योजना बनाई कि जैसे उनके पैर पूल के तलवे को छुएंगे, वो अपनी पूरी ताकत से एक बड़ी छलांग लगाएंगे, पानी की सतह पर कॉर्क की तरह उछल कर आएंगे और फिर तैरकर किनारे तक पहुंच जाएंगे। मौत के इतने करीब होकर भी इस तरह की सटीक प्लानिंग करना, ये क्या है? ये इंसान के अंदर जिंदा रहने की जो जिद होती है, उसे दर्शाता है।
जब अचानक कोई बड़ा खतरा सामने आता है तो हमारा नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, मतलब लड़ो या भागो। लेकिन डगलस तो भाग नहीं सकते थे, पानी के अंदर थे। बिल्कुल, इसलिए उनके दिमाग ने फाइट यानी लड़ने का विकल्प चुना। वो छलांग लगाने की योजना असल में उनके शरीर का एड्रेनालिन रश था, जो कह रहा था कि अपनी पूरी ताकत झोंक दो। लेकिन बदकिस्मती से वो योजना काम नहीं आई। पानी के अंदर वो 9 फीट का फासला उन्हें 90 फीट जैसा लग रहा था। जो पैनिक में अक्सर होता है। जब उनके पैर नीचे लगे तो उन्होंने पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आए। उन्होंने आंखें खोली तो सिर्फ पीला गंदा पानी देखा। उनके फेफड़े दर्द करने लगे थे। वे फिर से नीचे जाने लगे। उन्होंने पानी के अंदर चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। बार बार यही सिलसिला चलता रहा, नीचे जाना, छटपटाना, ऊपर आने की कोशिश करना और फिर से डूबने लगना। जब शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिमाग के तर्क वाले हिस्से पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बचता है। हाँ, और जब वो भी नाकाम होने लगता है तो पैनिक शरीर पर पूरी तरह हावी हो जाता है। और फिर एक ऐसा पल आया जब ये पैनिक अचानक शांत हो गया। उन्होंने खुद बताया है कि एक समय के बाद उनके हाथ पैर सुन पड़ने लगे, शरीर ने काम करना बंद कर दिया। सारा डर, सारी घबराहट अचानक गायब हो गई और उन्हें लगा जैसे वे अंतरिक्ष में तैर रहे हों। एक अजीब सी शांति छा गई और फिर वे बेहोश हो गए। ये बहुत ही मार्मिक है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो इंसान अपनी जान बचाने के लिए इतनी जोर से छटपटा रहा था, उसे अचानक इतनी शांति कैसे महसूस होने लगी? क्या ये दिमाग का कोई सुरक्षा कवच है? हाँ, ये एक बहुत ही जटिल और डरावनी जैविक प्रक्रिया है। जब इंसान बार बार फाइट रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करता है और लगातार असफल होता है और साथ ही शरीर में ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से गिर जाता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम एक शटडाउन मोड में चला जाता है। मतलब शरीर खुद ही हार मान लेता है। हाँ, दिमाग को पता चल जाता है कि अब ऊर्जा खत्म हो चुकी है और दर्द सहने की क्षमता पार हो गई है। इसलिए वो एंडोर्फिन्स जैसे केमिकल रिलीज करता है जो दर्द और डर दोनों को सुन्न कर देते हैं। ओहो, तो वो शांति असल में जो शांति डगलस को महसूस हुई, हाँ। वो असल में मौत के ठीक पहले की वो स्थिति थी जहां शरीर ये मान लेता है कि अब संघर्ष का कोई फायदा नहीं है। ये इंसान के शरीर का खुद को दर्द से बचाने का आखिरी तरीका होता है। उफ, ये सुनकर ही एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। बिल्कुल। सौभाग्य से उन्हें समय रहते पानी से बाहर निकाल लिया गया और उनकी जान बच गई। लेकिन जैसा कि होना ही था, इसके बाद उनका डर एक खौफनाक फोबिया में बदल गया, जो कि बहुत स्वाभाविक है इतने बड़े हादसे के बाद। कई सालों तक वे पानी के पास जाने से भी कांपते रहे। अगर वे किसी नदी या झील के पास से गुजरते तो उनके पैर सुन्न हो जाते। उनका फिशिंग का शौक छूट गया, दोस्तों के साथ नाव चलाना छूट गया। उनका पूरा जीवन इस पानी के खौफ की वजह से बुरी तरह सीमित हो गया। इसे मनोवैज्ञानिक बचाव यानी अवॉइडेंस बिहेवियर कहते हैं। जब इंसान किसी चीज से इतना डर जाता है तो वो उससे जुड़ी हर स्थिति से भागने लगता है, ताकि वो उस डर का सामना ही न करे। हाँ, वो एक छोटा सा कंफर्ट जोन बना लेता है और सोचता है कि अगर वो पानी के पास जाएगा ही नहीं तो वो कभी डरेगा नहीं। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन है। ज्यादातर लोग तो यही करते हैं ना? क्या मतलब? मतलब अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो वो पहाड़ों पर नहीं जाता। अगर किसी को कुत्तों से डर लगता है तो वो गली बदल लेता है। लोग अपने डर के साथ समझौता कर लेते हैं। सही बात है। तो फिर डगलस ने ऐसा क्यों नहीं किया? एक दिन अचानक उन्होंने ये फैसला क्यों किया कि भाई मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा और इस डर को हमेशा के लिए हराऊंगा? वो कौन सा बिंदु होता है जब इंसान अपने डर से लड़ने का इतना बड़ा फैसला ले लेता है? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, अवॉइडेंस यानी डर से बचना शुरुआत में राहत देता है, लेकिन धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन एक जेल बन जाता है। एक अदृश्य जेल। बिल्कुल। और इंसान स्वभाव से आजाद रहना चाहता है। डगलस को जब एहसास हुआ कि वे पानी से नहीं बच रहे हैं बल्कि वे अपनी जिंदगी की खुशियों से बच रहे हैं, जैसे दोस्तों के साथ कैंपिंग या फिशिंग, हाँ, तो वो सीमित जीवन की घुटन उस पानी के खौफ से भी बड़ी हो गई। ओह, मतलब जेल में रहने की तकलीफ जेल तोड़ने के जोखिम से ज्यादा बड़ी लगने लगी। एकदम सही। जब किसी डर की वजह से इंसान को ये लगने लगे कि वो जीवन जी नहीं रहा है बल्कि सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, तब अंदर से एक बगावत जन्म लेती है। क्या बात है। डगलस का वो फैसला पानी के खिलाफ नहीं था, वो अपनी छीनी हुई आजादी को वापस पाने की बगावत थी। वे अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में चाहते थे। अपनी छीनी हुई आज़ादी को वापस पाना, और इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया, जो इंस्ट्रक्टर हायर किया, उसकी रणनीति भी उतनी ही शानदार थी। इंस्ट्रक्टर ने क्या तरीका अपनाया? ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसने डगलस को सीधे पानी में धकेल दिया हो कि जाओ सामना करो अपने डर का। नहीं, ये तो फिर से रीट्रॉमेटाइज कर देता। बिल्कुल।
इसलिए ट्रेनिंग बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी गई। सबसे पहले हफ्तों तक उन्हें सिर्फ पानी के अंदर चेहरा रखकर नाक से सांस छोड़ना और फिर मुंह बाहर निकालकर सांस लेना सिखाया गया। बस इतना ही? बहुत ही बेसिक। हाँ। उसके बाद पूल के किनारे पकड़कर सिर्फ पैरों को पानी में छपछपाना सिखाया गया। धीरे धीरे एक एक करके इन सभी टुकड़ों को जोड़ा गया। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल और डरावने पहाड़ पर चढ़ना हो। अच्छा उदाहरण है। अगर कोई पहाड़ की तलहटी से सीधे छोटी को देखेगा तो वो वहीं बेहोश हो जाएगा, लेकिन अगर वो सिर्फ अपने अगले एक कदम पर नजर रखे तो वो बिना घबराए ऊपर तक पहुंच सकता है। तो आखिर इस सबका मतलब क्या है? मनोविज्ञान में डर का इलाज करने की इस तकनीक को सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, इसे थोड़ा खोलकर बताएं। इसका मतलब है किसी बहुत बड़े डर को बहुत छोटे छोटे ऐसे हिस्सों में तोड़ देना जिन्हें आसानी से संभाला जा सके। जब डगलस सिर्फ पानी के अंदर सांस छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे तो वे गहरे समंदर या मौत का सामना नहीं कर रहे थे। हाँ, वे तो बस किनारे पर थे। वे सिर्फ बुलबुले बनाने की एक सुरक्षित प्रक्रिया कर रहे थे। तो इससे उनके दिमाग का वो अमिगडाला, वो अलार्म सिस्टम शांत रहता था। बिल्कुल। जब आप एक ही छोटे से काम को बार बार करते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनने लगते हैं। हाँ। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब दिमाग की रीवायरिंग हो रही थी। हाँ, इंस्ट्रक्टर डगलस को सिर्फ तैरना नहीं सिखा रहा था, वो डगलस के दिमाग को पानी के साथ एक नया रिश्ता बनाना सिखा रहा था। रोजाना के अभ्यास से दिमाग को ये संदेश जाता है कि देखो तुम पानी में हो लेकिन तुम मरे नहीं, तुम सुरक्षित हो। और धीरे धीरे उस पैनिक की जगह कंट्रोल ले लेता है। एकदम सही। और महीनों के इस कड़ी मेहनत के बाद डगलस एक बेहतरीन तैराक बन गए। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि भाई मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम तैर सकते हो। एक बहुत बड़ी जीत। हाँ, और कहानी को यहीं खुशी खुशी खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन डगलस को अभी भी चैन नहीं था। क्यों? क्या हुआ? उनके दिमाग में एक कीड़ा था कि क्या उनका डर सच में पूरी तरह चला गया है? क्या जब वो पूल में अकेले होंगे तो वो खौफ वापस नहीं आएगा? और ये शंका बहुत स्वाभाविक थी। इसीलिए उन्होंने खुद का एक अंतिम टेस्ट लेने का फैसला किया। वो अकेले लेक वेंटवर्थ और वार्म लेक जैसी विशाल झीलों में गए। अकेले उठाने की कोशिश की। वो तो होना ही था। लेकिन इस बार डगलस डरे नहीं। उन्होंने उस डर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, देखो मुझे। और डर वहां से गायब हो गया। उन्होंने सफलतापूर्वक उस झील को पार कर लिया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली पल है। लेकिन यहां मैं उनकी इस हरकत को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। क्यों? आपको इसमें क्या गलत लगा? मुझे ये एक बहुत बड़ा और बेवजह का जोखिम लगता है। देखिए, जब उन्हें पूल में तैरना आ ही गया था तो खुद को अकेले इतनी बड़ी और गहरी झीलों में धकेलने की क्या जरूरत थी? अगर बीच झील में, जहां कोई किनारा नहीं है, अचानक उन्हें पैनिक अटैक आ जाता, उनके हाथ पैर फिर से सुन पड़ जाते, तो वहां कोई इंस्ट्रक्टर उन्हें बचाने के लिए नहीं था। ये तो जानबूझकर मौत को दावत देने जैसा था। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं थी? ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आपका ये नजरिया बिल्कुल तार्किक है। बाहर से देखने पर यह सच में एक बहुत बड़ा जोखिम लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिया से देखें तो ये बेवकूफ़ी नहीं बल्कि सबसे जरूरी कदम था। इसे सेफ्टी नेट की साइकोलॉजी कहते हैं। सेफ्टी नेट मतलब सुरक्षा का घेरा। हाँ, जब तक आपके पास एक सुरक्षा का घेरा होता है, जैसे पूल का किनारा या एक इंस्ट्रक्टर जो आपको डूबने नहीं देगा, तब तक आपके दिमाग को कभी खुद पर 100% यकीन नहीं होता। अच्छा, मतलब दिमाग को लगता है कि मैं तो इंस्ट्रक्टर के भरोसे तैर रहा हूं। बिल्कुल। दिमाग हमेशा ये सोचता है कि मैं इसलिए तैर पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो इंस्ट्रक्टर मुझे बचा लेगा। डगलस को पानी को नहीं हराना था, उन्हें अपने इस शक को हराना था। ओह, मतलब उन्हें खुद को साबित करना था कि वे किसी बैसाखी के सहारे नहीं खड़े हैं। एकदम सही। अपनी असली ताकत का एहसास इंसान को तभी होता है जब वो अपनी सारी बैसाखियां हटाकर अकेले अपने खौफ का सामना करता है। वार्म लेक के बीच में अकेले होना असल में उस 3 साल के डरे हुए बच्चे को ये यकीन दिलाना था कि अब वो बड़ा हो चुका है, अब वो सुरक्षित है और अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही गहरी बात है। अगर वो ये जोखिम नहीं उठाते तो वो डर हमेशा दिमाग के किसी कोने में दबा रहता। ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। उस 3 साल के डरे हुए बच्चे को गले लगाकर कहना कि अब हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो एक बात जो बहुत स्पष्ट होकर उभरती है वो ये है कि डर कोई ठोस भौतिक वस्तु नहीं है जिसका कोई वजन हो। सही कहा। डर सिर्फ हमारे दिमाग की एक उपज है, एक भ्रम है जो हमारे ही विचारों और अनुभवों से ताकत हासिल करता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का एक बहुत ही मशहूर कथन है, हमें केवल डर से ही डरना चाहिए, और डगलस की कहानी इसका सबसे जीता जागता प्रमाण है। बिल्कुल। डर की वजह मौत नहीं होती, डर की वजह वो खौफ होता है
जो मौत से पहले हमें हर रोज मारता है। बहुत सही कहा आपने। और डगलस ने पानी को नहीं बदला। समंदर की लहरें आज भी उतनी ही ताकतवर हैं, पानी आज भी उतना ही गहरा है। उन्होंने जो बदला वो था पानी को देखने का अपना नजरिया। उन्होंने अपने दिमाग की रीवायरिंग की। मेहनत, अभ्यास और दृढ़ निश्चय से किसी भी मानसिक आघात को पार किया जा सकता है। यही इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। इंसान का दिमाग जितना उलझा हुआ है, वो उतना ही लचीला भी है। वो खुद को दोबारा बना सकता है। और इसी बात से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है। विलियम डगलस ने अपने उस अदृश्य और खौफनाक डर को सिर्फ हराया ही नहीं, बल्कि उस दर्दनाक अनुभव को शब्दों में इस तरह ढाला कि आज वो एक ऐसी केस स्टडी बन गया है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। बिल्कुल, वो एक मिसाल बन गए। तो सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान के जीवन के जो सबसे गहरे डर होते हैं वो अदृश्य घाव जिन्हें कोई एक्सरे नहीं पकड़ सकता, जब इंसान अंततः उनका सामना करता है और उन पे जीत हासिल कर लेता है, तो क्या वही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत नहीं बन जाते? ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। जरा विचार कीजिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं, इंसान के अंदर छिपा हुआ कौन सा ऐसा गहरा डर है जिसे अगर आज चुनौती दी जाए तो वो कल उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा और ताकत का स्रोत बन सकता है। क्या पता जो डर आज रास्ता रोके खड़ा है वही असल में एक नई जिंदगी का दरवाजा हो। डर को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखना, ये सच में बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल, डर के उस पार ही असली जिंदगी है। और इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अपने डरों को पहचानिए, उन्हें चुनौती दीजिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।